आज की बायो की क्लास में 11 बायो की क्लास में आपका वेलकम। मैं आज आपको सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में अपन ने सेल साइकिल के बारे में देखा था कि सेल साइकिल कोशिका विभाजन के दौरान विभिन्न घटनाएं घटती है और उन विभिन्न घटनाओं में लगा समय मातृ कोशिका से संतति कोशिका बनने तक का लगा समय कोशिका चक्र कहलाता है। तो अब आज अपन देखेंगे कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, मातृ कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण कैसे होता है। यह कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है: असूत्रीय विभाजन एमाइटोसिस, देन समसूत्रीय विभाजन माइटोसिस, देन अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस। अब इसको अपन पहले देखेंगे कि असूत्रीय विभाजन क्या होता है, समसूत्रीय विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है। पहले नंबर 1 पे आता है असूत्रीय विभाजन। असूत्रीय विभाजन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि असूत्रीय विभाजन, इसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है। इसमें कोशिका का जब विभाजन होता है तो क्रोमोसोम जो है वो बराबर मात्रा में विभक्त नहीं होता, बढ़ता नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, किसी भी प्रकार से उसका विभाजन हो सकता है केंद्रक के विभाजन के साथ साथ। अब ये कैसे विभाजन होता है ये अपन देखते हैं। जो असूत्रीय विभाजन है यह प्रोकैरियोट्स यानी जिनमें केंद्रक नहीं होता है उनके अंदर जो है असूत्रीय विभाजन होता है। और इसके साथ ही प्रोटोजोआ, निम्न वर्ग के पादप जैसे जीवाणु है, शैवाल है, जीवाणु तो प्रोकैरियोट्स में आ गए, शैवाल है, कवक है, ये इनके अंदर जो है असूत्रीय विभाजन होता है। असूत्रीय विभाजन में जो कोशिका है, इस कोशिका में जो है केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोट से केंद्रक नहीं होता है लेकिन किसी में केंद्रक होता है, जैसे शैवाल है, प्रोटोजोन से इनमें केंद्रक होता है। तो केंद्रक नहीं होने पर उसमें केवल जो साइटोप्लाज्म है वो एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर कोशिका में जो है संकीर्णन, कोशिका झिल्ली में संकीर्णन होने लगता है। धीरे धीरे कोशिका झिल्ली जो है अपने पदार्थों को अधिक मात्रा में एकत्रित कर लेती है और अधिक मात्रा में एकत्रित होने पर वह कोशिका झिल्ली में संकीर्णन आने लगता है और संकीर्णन धीरे धीरे बढ़ जाता है। अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वह भी एक निश्चित मात्रा में बढ़ने लगता है और बढ़ करके वह संकीर्णन धीरे धीरे बढ़ जाता है और 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के संकीर्णन के द्वारा जो है कोशिका विभाजन होता है। देन अंदर के पदार्थ का भी विभाजन जो है धीरे धीरे स्प्रेड होकर के वह धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हो जाता है और नई कोशिका झिल्ली दोनों के मध्य बन जाती है और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर जो कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ है वह आनुवंशिक पदार्थ संकीर्णन के दौरान जो है बराबर मात्रा में विभक्त नहीं होता है और जो है किसी में अधिक और किसी में कम, किसी पुत्री कोशिका में अधिक और किसी पुत्री कोशिका में कम आनुवंशिक पदार्थ भी जा सकता है। तो यह कहलाता है असूत्रीय विभाजन। असूत्रीय सूत्र का मतलब है कि क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता, आनुवंशिक पदार्थ का विभाजन नहीं, क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, आनुवंशिक पदार्थ जो है वह इर्रेगुलर बट जाता है। तो यह कहलाता है असूत्रीय विभाजन। देन नेक्स्ट आता है समसूत्रीय विभाजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि समसूत्रीय विभाजन जो है
सूत्रों का बराबर विभाजन। क्या है? सूत्रों का बराबर विभाजन। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका बनने वाली पुत्री कोशिका में सूत्रों का विभाजन जो है वो बराबर होता है, वह समसूत्री विभाजन कहलाता है। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, वह समसूत्री विभाजन होता है। यह साधारणतया जो है कायिक कोशिकाओं के अंदर, वृद्धि कोशिकाओं के अंदर यह विभाजन पाया जाता है। इसका जो यह विभाजन जो है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में कोशिकाओं के अंदर देखा था। इसने बताया कि समसूत्री विभाजन जो है वह दो प्रकार से होता है, केंद्रक विभाजन और दूसरा है कोशिका द्रव्य विभाजन। पहले अपन केंद्रक विभाजन देखेंगे कि कोशिका में केंद्रक विभाजन किस प्रकार से होता है, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है। तो केंद्रक द्रव्य विभाजन में पहली अवस्था आती है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था से पहले इंटरफेज में कोशिका की क्या स्थिति होती है वो अपन देखेंगे। यहाँ ये इंटरफेज अवस्था का डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये कोशिका है, ये क्या है? एक कोशिका है, इसकी ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका द्रव्य, ये केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक केंद्रिक न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिन जाल, आनुवंशिक पदार्थों का क्रोमेटिन जाल। तो ये एक इंटरफेज अवस्था में कोशिका की स्थिति ये है। यहाँ से जो है विभाजन के लिए इंटरफेज में अपन ने पढ़ा था अंतरावस्था, जो अपन ने इससे पहले कोशिका चक्र पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, एक तो अंतरावस्था और दूसरी होती है विभाजन अवस्था, एम अवस्था। तो विभाजन अवस्था अंतरावस्था के अंदर जो इंटरफेज है, यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन के लिए जो है वो स्थिति तैयार होने की स्थिति होती है। और जब विभाजन से पूर्व अंतरावस्था की लास्ट अवस्था जो है यहाँ पर ये इस तरह से होती है कि क्रोमेटिन जाल जो है, आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्रोमेटिन जाल के रूप में हो जाता है और केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि प्रोफेज की प्रथम अवस्था के अंदर जब प्रोफेज इंटरफेज से प्रोफेज में आता है, तो प्रोफेज में ये केंद्रिका जो है लुप्त होने की स्थिति में आ गई है। बहुत ही धीरे धीरे यह लुप्त होने लगती हैं और जो क्रोमेटिन जाल है वह गुणसूत्रों में पहले तो पतले पतले लंबे और पतले गुणसूत्रों में बन जाते हैं तथा धीरे धीरे आप देखते हैं कि ये गुणसूत्र जब प्रोफेज अवस्था की लास्ट अवस्था होती है तो केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है, केंद्रिका लुप्त होने लगती है और गुणसूत्र जो है वो छोटे और संघनित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जो है लुप्त होने की कगार पे आ जाती हैं तथा यहाँ पर ये तर्कु तंतु, ये क्या है यहाँ पर तर्कु तंतु बनने लगते हैं। तर्कु तंतुओं का निर्माण होने लगता है, केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का लुप्त होना इस स्थिति के अंदर आने लगता है। यहाँ पर जो है क्रोमोसोम
जब बन जाते हैं तो यहाँ गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोसोम जो है वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यहाँ सेंट्रोसोम जो है स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो यह प्रोफेज अवस्था है। ये प्रोफेज अवस्था है। किसकी है? समसूत्रीय विभाजन में केंद्रक विभाजन की प्रथम अवस्था है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्र बढ़ने लग जाते हैं। पहले देख रहे हैं अपन क्रोमेटिन जाल था और ये क्रोमेटिन जाल जो है गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। गुणसूत्र बाद में संगठित व मोटे तथा एक दूसरे के पास आकर के जोड़े में बनने लग जाते हैं। ये एक दूसरे के पास आकर के जोड़े में बनने लग जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली लुप्त। और तीसरा पॉइंट है इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण। तो यहाँ पर प्रोफेज अवस्था में जो इंटरफेस का क्रोमेटिन जाल है वह गुणसूत्रों में परिवर्तित होने लगता है और गुणसूत्र जो है बाद में मोटे व संघनित हो जाते हैं तथा जोड़े बनने लगते हैं। केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली लुप्त होने लगती है। तर्कु तंतुओं का निर्माण होने लगता है। ये है प्रोफेज अवस्था। देन नेक्स्ट आती है, ये प्रोफेज है, ये दोनों अवस्था है प्रोफेज। ये अवस्था है मेटाफेज। इसके बाद नेक्स्ट अवस्था आती है प्रोफेज के बाद मेटाफेज की। मेटाफेज में हम देखते हैं कि यहाँ पर तर्कु तंतु और ध्रुव का निर्माण हो जाता है। ध्रुव पर तर्कु तंतु पहुँच करके दोनों ध्रुवों से जुड़ जाते हैं तथा गुणसूत्र संघनित होकर के जोड़ा बना करके ये मध्य में आ जाते हैं। जिसके कोशिका द्रव्य के मध्य में, कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। मध्य में ये क्या बनाते हैं? एक प्लेट, मध्य में एक प्लेट जैसी संरचना के अंदर, प्लेट के अंदर सारे गुणसूत्र जो है वो जमा हो जाते हैं, इसलिए इसको मेटाफेज कहा जाता है। मध्य में आने के कारण इसे मेटाफेज अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर गुणसूत्र अधिक कुंडलित होकर के मध्य में आ जाते हैं और यहाँ गुणसूत्र अधिक संघनित व जोड़े में मध्य में एक पट्ट के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। एक मध्य में पट्टे के रूप में व्यवस्थित होकर के पट्टिका का निर्माण, प्लेट का निर्माण करते हैं। अतः यह अवस्था मेटाफेज अवस्था कहलाती है। देन तीसरी अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज
यहाँ पर टर्कु तंतु जो है ध्रुवों से, दोनों ध्रुवों से जुड़कर गुणसूत्रों को जोड़ते हैं। ये देखिए दोनों ध्रुवों से जुड़े हुए हैं और बीच में गुणसूत्रों को भी जोड़ रखा है, तो दोनों ध्रुवों से जुड़ करके गुणसूत्रों को भी जोड़ने का काम करते हैं। एनाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र जो है वो ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जो पश्चावस्था आती है इसमें गुणसूत्र जो है दोनों गुणसूत्र ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं और ये गुणसूत्र जो है क्रोमेटिड से अलग होते हैं। दोनों क्रोमेटिड जो है गुणसूत्र बिंदु से अलग होकर के दोनों अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं और गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र से टूटकर क्रोमेटिड से ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं और जो कोशिका द्रव में सूक्ष्म नलिकाएं हैं, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, वे भी इनके पास आने लगती हैं और अंत में क्या होगा, जब इनके पास आने लगती है तो नेक्स्ट अवस्था आ जाएगी इसकी चौथी सी बी जो है लास्ट है टीलोफेज। टीलोफेज आने लगती है और यहाँ पर क्या होता है, सभी माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ करके केंद्रक झिल्ली का निर्माण करने लगती हैं और ध्रुव दोनों केंद्रक झिल्लियों को जो है टर्कु तंतुओं से जोड़ने का काम करती है। यहाँ क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं ध्रुवों पे पहुँच गए, ये गुणसूत्र है ध्रुवों पे पहुँच गए हैं, ये ध्रुवों पर पहुँच करके यहाँ पर सूक्ष्म नलिकाएं जुड़ने लग जाती है और यहाँ जुड़ करके केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर लेती है तथा केंद्रिका भी वापस दिखाई देने लगती है और गुणसूत्र जो है केंद्रक झिल्ली में बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से पुत्री केंद्रक का निर्माण यहाँ होने लगता है और क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती है, केंद्रिका पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होती है, धीरे धीरे जब टीलोफेज की अंतिम अवस्था होती है तो यहाँ पर पुत्री केंद्र का निर्माण हो जाता है और पुत्री केंद्र के अंदर क्रोमोसोम जो है एक जाल के रूप में जो है अंदर की तरफ पैक हो जाते हैं और केंद्रिका दिखाई देने लगती है। यानी कि अब टीलोफेज में क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं मिलकर केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है और केंद्रक झिल्ली का निर्माण केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगती है तथा और क्या होता है, गुणसूत्र
पतले हो जाते हैं। और फिर है उत्तरी केंद्रिका का निर्माण। अब यहाँ पर क्या हुआ, उत्तरी केंद्रक का निर्माण, केंद्रक विभाजन अपन देख रहे थे, तो ये दोनों में केंद्रक विभाजन हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये कौन सी अवस्था है, टीलोफेज। अब नेक्स्ट आता है कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इसके बाद अपन देखेंगे ये तो टीलोफेज और सेकंड विभाजन है अपना कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस।